उमर साहब, हमारे हमसाया ममालिक दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं। हमारे हमसाया ममालिक के साथ ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुछ ब्लेसिंग्स हैं, और वो ब्लेसिंग्स ये हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है कि उनमें आगे बढ़ने का, तरक्की करने का और बात समझने का जो जज्बा है वो हमारे यहाँ नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर अरबों डॉलर का खर्चा हुआ, आप क्या समझते हैं ये सही है? मुकेश अंबानी का ये बेटे की शादी पर इतना पैसा खर्च करना, बिल गेट्स को बुलाना, मार्क ज़करबर्ग को बुलाना और दुनिया जहान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने प्री वेडिंग फंक्शंस पे बुलाना, जो वेडिंग फंक्शंस हैं उन पे बुलाना, अभी पोस्ट वेडिंग फंक्शंस भी होने उन पे भी आएंगे। उन्होंने इस शादी को पूरे तरीके से एज अ बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मौजूदा हालात में बिजनेस का क्या मुस्तकबिल है? अफजल साहब, बिजनेस का मुस्तकबिल बहुत ही खौफनाक है, इंतहा से ज़्यादा ऐसा खौफनाक है कि अब जो है उसके बारे में बात करते हुए भी जो है वो शर्म महसूस होती है। अब इस हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से तो बिजनेसमैन या जितनी भी ताजर बरादरी पूरी की पूरी और इनफैक्ट आम लोग भी जो इस मुल्क में बसते हैं, नौकरी पेशा भी, हर बंदा इस हाजिर वक्त की हुकूमत से अब नाउमीद हो चुका है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी है, इनका नाम है उमर सलीम। उमर सलीम बिजनेसमैन है। उमर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। मौजूदा हालात में बिजनेस का क्या मुस्तकबिल है? अफजल साहब, बिजनेस का मुस्तकबिल बहुत ही खौफनाक है, इंतहा से ज़्यादा ऐसा खौफनाक है कि अब जो है वो उसके बारे में बात करते हुए भी जो है वो शर्म महसूस होती है कि यही पाकिस्तान मुल्क है कि तरक्कियों के वो आसमान चूमता था और दुनिया मिसाल दिया करती थी आज से कुछ सालों पहले या कुछ सदियों पहले मैं कह लूँ, लेकिन आज यही पाकिस्तान है कि अपनी पस्ती की हद को भी जो है वो पार कर चुका है। हुकूमत दिन ब दिन टैक्स पे टैक्स लगा रही है, बिजनेसमैन क्यों खामोश बैठा है? आपको लगता है कि बिजनेसमैन खामोश बैठा है? अब इस हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से तो बिजनेसमैन या जितनी भी ताजर बरादरी पूरी की पूरी और इनफैक्ट आम लोग भी जो इस मुल्क में बसते हैं, नौकरी पेशा भी, हर बंदा इस हाजिर वक्त की हुकूमत से अब नाउमीद हो चुका है और अब लोगों का बस नहीं चलता, मुझ समेत हर बंदे का, कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए। उमर साहब, हमारे हमसाया ममालिक दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं। हमारे हमसाया ममालिक के साथ ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुछ ब्लेसिंग्स हैं, और वो ब्लेसिंग्स ये हैं जो हमारे मुल्क में नहीं है कि उनमें आगे बढ़ने का, तरक्की करने का और बात समझने का जो जज्बा है वो हमारे यहाँ नहीं है। आप मिसाल ले लें, हमसे अभी ये चंद सालों पुरानी बात लगती है या चंद महीनों पुरानी लगती है, मुझे तो सालों भी नहीं लगते। अफ़गानिस्तान सही मानों में अब जाकर के अपनी उसके ऊपर आया। 70 साल उस मुल्क में जंग रही, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम मुस्तकिल तारीख़ भी पढ़ते आए और जंग मुसल्लत थी वहाँ पर। अभी कुछ अरसा पहले वहाँ पर जंग ख़त्म हुई। आज वहाँ प्रोजेक्ट्स देखें कहाँ जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ जहालत है, वहाँ जहालत का अंबार नहीं, उरूज नहीं, दुनिया जहालत की मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान से शायद शुरू होती थी आज से कुछ अर्सा कबल। आज अफ़गानी कहाँ पे खड़े, कितना पैसा चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों पाकिस्तान को एक सौतेले बेटे की तरह छोड़ करके चाइना एक सगे बेटे की तरह अफ़गानिस्तान पे हाथ रख करके उनके प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आज वहाँ इंडस्ट्री की प्लानिंग हो रही है, आज वहाँ चाइना अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, आज वहाँ जो ज़रूरी पैदावार के बनाने के तरीक़ेकार हैं, रोड मैप्स हैं, उनकी बात हो रही है। आपके सिल्क रूट होते हुए भी चाइना जो टूटी हुई रशिया की पुरानी रियासतें हैं उनसे रास्ते निकाल करके अफ़गानिस्तान को कनेक्ट कर रहा है
और चाबहार और ईरान और सब लोगों को कनेक्ट करते हुए आपको छोड़ दिया उसने। आपका सीपैक बिल्कुल एक साइड के ऊपर है, अब उसकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। ठीक है, आपने भी उसको किसी ऐसे फ्रिज के खाने में रखा हुआ है कि वो सर्दी रहे, और चाइना शायद अब इस बात को समझ चुका है कि पाकिस्तानी एक नॉन सीरियस किस्म की जो है वो एंटिटी है। मैं उसको एक एंटिटी ही गिन सकता हूँ, कौम कहना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। एक एंटिटी है जिसमें एक बहुत 25 करोड़ लोगों की जो है वो मकदार बसती है। और अगर मैं बात करूँ इसी उसके ऊपर बांग्लादेश की, जो हमसे सन 1971 में आज़ाद हुआ, तो हम एक इंतहाई डिप्राइव्ड कौम की बात कर रहे हैं कि जो बंगाली जो है ना वो पाकिस्तानी का नाम सुनते के साथ ही और देखते के साथ ही और उनके सारे सिस्टम को देखते के साथ ही बहुत अंडररेटेड फील करते थे या बहुत एहसास कमतरी का शिकार होते थे। आज वही बंगाली हमसे एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा है, हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, हमसे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। दुनिया में हमारी टेक्सटाइल्स मशहूर हुआ करती थी, आज फैसलाबाद की मिलों को हमने ताले लगा करके बिल्कुल बंद कर दिया है। फैसलाबाद की मिलें बंद है, कराची की मिलें बंद है, आपकी हैदराबाद के अंदर मिलें हुआ करती थी, सब टेक्सटाइल की मिलें बंद है। लोग बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी इन्वॉल्व किया। गैस ना होने के बावजूद भी उन्होंने ज़राए बनाए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए। आज उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? नंबर 1 एक्सपोर्टर है पूरे आपके साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक के अंदर बांग्लादेश। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर अरबों डॉलर का खर्चा हुआ, आप क्या समझते हैं ये सही है? मुकेश अंबानी का ये बेटे की शादी पर इतना पैसा खर्च करना, बिल गेट्स को बुलाना, मार्क ज़करबर्ग को बुलाना और दुनिया जहान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने प्री वेडिंग फंक्शंस पे बुलाना, जो वेडिंग फंक्शंस हैं उन पे बुलाना, अभी पोस्ट वेडिंग फंक्शंस भी होने उन पे भी आएंगे। उन्होंने इस शादी को पूरे तरीके से एज अ बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और कोई भी बिजनेस इवेंट अगर इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ हो तो कोई भी इन्वेस्टर इस बात को समझने के अंदर एक सेकंड नहीं लगाएगा कि जिस मुल्क में जिन कारोबारी लोगों के साथ मैं आकर के पैसे लगाने की बात कर रहा हूँ उनको मेरे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास तो पहले ही इतने पैसे हैं कि वो 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर जो है वो अपने बेटे की प्री वेडिंग और वेडिंग फंक्शन और पोस्ट वेडिंग के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी समझ के लिए एक जो है वो खर्चा था, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जिससे उन्होंने सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए। आज नहीं, अगर हम किसी आने वाले वक्त के अंदर इस बात की नज़र रखते हो और इस पॉजिटिविटी को उनकी समझने की सलाहियत रखते हो कि उन्होंने किस तरह अपने बेटे की शादी में लोगों को बुलाया, वेलकम किया। अब शादी का फंक्शन तो 1 घंटे और 1.5 घंटे का है, वो सारा दिन वहाँ पर रहे, सुबह से लेकर के रात तक इधर से उधर की मार्केट्स में घूमे, वहाँ के लोगों से मिले, शॉपिंगें की, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किसी बिजनेस के मॉडल को समझा, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए, कहाँ कहाँ उन्होंने कितनी एक्विजिशंस, कितने एमओयूज और कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड एक्विजिशन की रिक्वेस्ट दी, ये हमें और आपको नहीं पता है। ये इंडिया वाले जानते हैं या जिन्होंने ये एमओयूज किए वो जानते हैं। और सूनर और लेटर आप देखेंगे कि ये चीज़ मीडिया में ओपन होगी कि कितने कितने पैसे कितने लोगों ने आकर के वहाँ पे लगाए। अगर ऐसा ना होता तो नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका ना जाते, उसके बाद एलन मस्क को ना मिलते इस शादी के प्री वेडिंग फंक्शंस के बाद, क्योंकि एलन मस्क नहीं आया था इंडिया और वो गए उसके पास, उससे मिले, उसको भी इनवाइट किया कि आप इंडिया में आओ और इंडस्ट्री लगाओ। आज आपकी मर्सिडीज इंडिया में मौजूद है, आपकी रेंज रोवर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, आपकी ऑडीज इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, यू नेम इट, दे हैव ऑल ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड दे मैन्युफैक्चरिंग द कार्स। They came up with the investment, with the technology. They are providing 75% employment to the economy or to the Indians. जब 75% एम्प्लॉयमेंट उन्होंने इंडियंस को दे दी और 25% टेक्नोलॉजिस्ट वो वहाँ से लेके आ रहे, तो वो लोगों में शऊर और तालीम और तरबियत वो सब कुछ कर रहे हैं। और 75% एम्प्लॉयमेंट से जो जनरेशन हो रही है फंड्स की, वो भी उनके अपने लोगों की हो रही है। तो ये बेसिकली बहुत समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोगों में वो समझने की शायद सलाहियत कम लोगों में पाई जाती है, अगर पाई जाती है
तो बेचारे बोलने से कासिर हैं। कारोबार वाले से पूछें वो रोता है, खरीदार से पूछें वो रोता है, इसकी मेन वजह क्या है? देखें, कारोबार वाले से पूछें तो पहले मैं उसका जवाब देता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं और बहुत बड़े कारोबारी हलके को जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं। आज कारोबारी कर होने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि ना वो पैसे बचा पा रहा है और ना वो पैसे अदा कर पा रहा है। अगर मैं अपने इदारे की बात करूं या मेरी तरह के और बहुत सारे इदारे हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े इदारे भी मौजूद हैं इस मुल्क में अभी भी, जो कि कोई 500 एम्प्लॉयज़ रख के बैठा है, कोई 1500 एम्प्लॉयज़ रख के बैठा है, कोई 5000 रख के बैठा है, कोई 13000 रख के बैठा है। तो हर बंदा इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं और जिस लॉ के ऊपर पाकिस्तान को लाया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, और जितने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतना महंगा कर दिया गया है कि अब वो वायबल नहीं रहा। तो कारोबारी कर होने का तो जो है वो मसला ये है, जो बड़े क्लियर कट अल्फाज के अंदर मैं आपको बयान कर रहा हूँ। और अब आपने सवाल किया कि कारोबारी से हट करके जो ग्राहक है या जो कस्टमर है या जो आम आदमी है या जो मिडिल क्लास अगर कहें कि कहीं नज़र आए, मुझे तो अब नज़र नहीं आता कि मिडिल क्लास बचा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कोई भी है, आम औरत, घर की औरत है या कोई नौकरी पेशा आदमी है, वो बेचारा अब अपना बिजली का बिल दे, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे, अपने इलाज मालजे के पैसे इकट्ठे करे, वो घर के किराए की सूझबूझ में लग जाए, वो जो अपनी ग्रॉसरी है घर की उसके हिसाब किताब के फ़र्क को, उसके पैमाने को जो है वो तोलने में रहे, तो उसके पास रहेगा क्या अलावा परेशानी के और कुछ नहीं। उमर साहब, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे आप? सबसे पहले तो हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि वह होश के नाखून लें, को खौफ खुदा करें और बैठ कर के इस बात पे गौर करें कि आपने इस मुल्क को वाकई चलाना है या इस मुल्क को जो है वो और मज़ीद पस्ती की तरफ ले जा कर के यहाँ सिविल वॉर करानी है। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और उमर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।